मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और मेरी सास एक ही घर में अकेले रहती थी। मेरी सास विधवा थी। वह रोज़ शाम को खाना बनाकर बाहर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश गई और हो गई और डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर कहती है तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास एक पुराने घर में गई। वहाँ जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने मामा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मामा ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया था उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां थी, शादी के लायक बैठी थी। झंझट में झटपट मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए न आ जाए। इसलिए मेरे लिए परवीन का रिश्ता आया तो मामी ने मामा के कान भरे और जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। मेरे जैसे ही घर में मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था इनको, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा ले रखा था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए विदेश जाना पड़ा था कि वह कुछ पैसे जमा कर सके करके आ जाए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगी। तुम नहीं चाहती हो कि हमारा अपना घर हो। इस तरह की बातें करके परवीन ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वह ठीक है ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद हमारी ज़िंदगी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को मैं अपने देश से बाहर जाने के लिए हामी भर दी। घर में मैं और मेरी सास रह गए थी। हम थोड़े ही समय में मेरे से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। अपने सास के साथ बैठने का और कोई बात करने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता, ना ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बना कर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से मेरे पति चले गए थे तो घर में और मेरी सास और मैं हैं, इसलिए हम दोनों ही थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास मुझे अजीब सी लगती थी। वह आम सास की तरह नहीं थी। काम न करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर लिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वह नाश्ता बना लिया करती थी, मेरे मैले कपड़े धोने लग जाती थी। वो इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उन्हें कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हो कि आपकी बहू कोई काम नहीं आता है, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती है। मोहल्ले भर में मेरा इतना ही क्या कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब मेरे मैले कपड़े नहीं वहीं पड़े रहते थे, मगर मैं देर से जागती तो चाय नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात की कोई हैरानी हुई कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद वो अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती तो वो मुझे कहती,
एक आदमी का खाना ज़्यादा बना लेना। मैंने पूछा कि हम तो सिर्फ 2 ही आदमी हैं, फिर 3 आदमी का खाना क्यों? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे ससुर जीवित नहीं हैं, इसलिए उनका खाना अनाथ बच्चों को बाहर दे दूंगी, उनको पुण्य मिलेगा। अपनी सास की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। जब तक मेरे पति यहाँ थे, उन्होंने कभी भी ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात यह है कि वह दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को ही देने लगी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे, लेकिन मैं पूछना सही नहीं समझा था, जबकि मैंने सोचा था कि वह हो सकता है कि वह पहले भी खाना देती हो। मैं तो अपने पति में मग्न रहती थी। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि उन्होंने रात को खाना दिया, किसी गरीब को नहीं मिली। लेकिन मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उनके पति के गुजरे 2 साल हुए थे, वह उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे तो रही थी। अच्छी बात है। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसे काम करती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी हैं, और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वह एक सूखी सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी शीशे की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनसे कभी कोई खास अच्छाई नज़र नहीं आई थी, लेकिन यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोगों दिल में उनके लिए इज़्ज़त बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि मेरी नई-नई शादी हुई थी और मुझे पति से बहुत मोहब्बत थी। मैं उनको याद करती तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति को इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो वह मजबूरन देश से बाहर गए हैं, तो मेरा यह हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सास के पति तो दुनिया से चले गए, तो उनकी उम्मीद भी नहीं थी वह कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सुनकर मेरा दिल टूटने लगा था, और फिर मुझे मेरी सास की हमदर्दी होती चली गई। अब वह औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरतें अच्छी लगती थी, और जो औरतें बिना वजह से अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मेरी सास खाना लेकर बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था, क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हो तो इतना वक्त क्यों लगाती हो? मैं जल्दी सोने की आती हूँ। मुझे सवेरे परवीन जी से फ़ोन कॉल करने का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा कि रात को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे से बाहर से ताला लगा कर जाऊँगी और चाबी भी अपने पास साथ रखूँगी। सास की यह बातें सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरी समस्या का हल तो मिल गया था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात को मुझसे बात नहीं करते थे, और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन भर मैं कई बार बात होती थी। मैंने सोचा सास अकेली बोर होती है, इसलिए वह रोज़ पड़ोस की औरतों से घर जाकर बैठ जाया करती है। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, ना वह मेरे मामले में दखल देते और ना मैं उनके मामले में। अब तो वो खुद मैं अपने को खुद किस्मत समझने लगी थी। मुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सब ने सास का ऐसा खौफ मेरे दिमाग में बना दिया। मुझे बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होगी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, और मैं जो अपने दिनों से दिल में अपनी सास की तारीफ़ करती थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफ़रत होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली-भाली दिखने वाली सास अंदर से कितनी शातिर होगी, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो उनके इस कदर मासूम समझ रही थी
इसलिए मुझे पता था कि उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखा है। वह उनसे बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक है। सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह हकीकत जान तो मैं बहुत परेशान हो गई और सोच रही थी अपने पति को यह सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बता कि मैं तो अपने आप को ही दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला ऐसी बुरी साजिश वो कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो इतनी बुरी नहीं थी। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी जब उनकी उम्र 13 साल की थी। यह कोई हैरान की बात नहीं। बाकी हम जब मेरी सास 40 साल के ऊपर हो गई थी, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। इसलिए कुछ दिन मैंने यह भी देखा है कि उनके चेहरे पे एक बार फिर चमक आने लगी थी। एक दिन अचानक वह मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी और मैं परेशान हो गई। मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की और वे जल्द से जल्द होश में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चाहती हूँ। मैं पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर गई। अस्पताल पर आते ही वह एक बार फिर बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई। फिर आखिर उनको क्या हुआ? आज शायद वाकई आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया होगा। गर्मी भी तो है, डॉक्टर ने कहा। इसके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन लगाया। उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट में उनके हाथों में आने के बाद वह घर वापस आई। मैंने अगली सुबह जब रिपोर्ट लाने के लिए गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस रिपोर्ट की मदद से मेरी सास प्रेग्नेंट थी। जब देखकर तो मेरा बुरी तरीके से चकराने लगा। और फिर यह सब क्या हो रहा था? मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद है वह हर रोज़ खाना लेकर बाहर जाया करती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि इस तरह का ड्रामा क्यों कर रही हैं कि उन्हें अपने पति के प्रति मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो रही गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी है। मैंने सोचा कि मैंने सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी ज़्यादा पता कि उनकी माँ इतनी अजीब हरकत करती है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो समझ आता ही है, इसलिए बुढ़ापे में तो थोड़ा एहसास नहीं हुआ कि हम इस पल पल मौत के करीब हो रही है। वैसे भी तो मौत हर वक्त हर इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संगीत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते ही मेरी सास को पूजा पाठ करने में मग्न होना चाहिए था, लेकिन ये तो इस तरह के काम कर बैठी। मैंने सास का पीछा करने की सोची कि आज रात जब वो खाना लेकर जाएगी तो उनके पीछे पीछे जाऊंगी। चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास को कहा कि वह आज के बाद बाहर से ताला लगा कर न जाए। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग जाए तो मैं कैसे बाहर निकलूँगी। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने बाहर से ताला नहीं लगाया। मैंने महसूस किया कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उनका मुंह का रंग फीका पड़ गया।
अब तो मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। जैसे मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी चादर उठाई और जो मैं शादी से पहले ही इस्तेमाल करती थी, वो शादी के बाद उस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे पहचान न सके, वरना जो चादर मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, उससे तो वो भी पहचान सकती थी। उनका पीछा करते-करते रात के 9 बज रही थी और पूरी गली सुनसान थी क्योंकि मोहल्ले वाले भी जल्दी सोने के आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा-सा भी शक न हो कोई उनके पीछे है। वह शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए जल्दी-जल्दी वह बहुत दूर आ गए। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वह एक पुराने घर में घुस गई। वह बहुत ही टूटा-फूटा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद न हो जाए, लेकिन जब मैंने उनका पीछा किया तो कोई कुंडी भी नहीं थी, यानी कि वह घर इतना पुराना और टूटा-फूटा था। उसकी दीवारों की बात की गवाही दे रही थी। दबे पाँव उस घर के अंदर घुसे और मैंने वहाँ पर देखा। वहाँ पर मेरे सास एक हम-उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी सास से बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। हाँ, सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उसको खिला रही थी। यह दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का साँस ऊपर और नीचे के साँस नीचे ही रह गया कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे रोज़ झूठ बोल कर जाती थी कि वह गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, लेकिन जबकि वह तो यहाँ उस किसी अनजान आदमी के घर के अंदर जाकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती थी बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और मेरी सास ने काफ़ी वक़्त लगा दी थी। यहाँ तक कि मैं सो जाती थी और जब मैं पूछती तो वो बोलती मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती हूँ और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब पर की बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात कभी ज़रा-सा शक भी नहीं किया। मेरी सास रोज़ाना मुझसे झूठ बोलकर जाती और उनको एक अच्छी औरत समझती थी जो अपने पति के लिए वफ़ादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर जाकर गरीबों को खाना देती है। इसलिए अब खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही अनजान व्यक्ति पर बात करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। मेरी सास तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि जिसके साथ मेरी सास का खाना का चक्कर है, इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब यह आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं जाकर उन दोनों के मुँह से उन्हें भला-बुरा कहूँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि वह दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुँचा दें और पीछे-पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख़्याल आया मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे ज़ेवरात भी पड़े थे। कुछ कीमती सामान भी भीतर महसूस कर पागल हो रही थी। मैं फ़ैसला कर लिया था कि जब वह घर आएँगी तो मैं उनके सामने सब कुछ बोल दूँगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर मैंने अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में मैं वो कर सकती हूँ। मेरी सास वापस आई तो मुझे जागा देखकर थोड़ी चौंक सी गई थी, तो पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी रात भर गायब हुई रहे उसको भला नींद कैसे आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास हैरान हो गई, मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से न देखें, मुझे सारी सच्चाई अच्छे से पता चल गई है कि
आप खाना देने के बहाने कहाँ जाते और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका बच्चा पल रहा है। मेरी सास ने मुझे कहा कि यह तुम क्या बोल रही हो और मैंने उनकी रिपोर्ट उनके हाथ पर थमाते हुए कहा कि यह सब मैं बिना वजह नहीं बोल रही हूँ। यह मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वह देख कर आई हूँ जिसका आप पाप लिए फिर रही हैं। मेरी सास रिपोर्ट पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट में है तो भी मैं यकीन कर लेती, लेकिन वह शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं। अपने पति के लिए पुण्य के काम नाम को लेकर कहीं किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती है। कौन वह शख्स जिसके साथ आप हंस-हंस कर बातें कर रहे थे? आपको अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति को कितना बड़ा धोखा दिया है? क्या मुँह दिखाएँगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उनकी बूढ़ी माँ जिनके लिए अभी भी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा था, वह गर्भवती हो गई। अगर मेरे ससुर जिंदा होते थे फिर भी ज़माना कुछ न कुछ कहता, थोड़ी बहुत बातें होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो यह लायक की बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं, यह कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। अगर दुनिया मेरे पति से एक जुड़े सवाल करेगी तो वह ज़माने को कैसे मुँह दिखाएँगे, किस काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती है तो उनका सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन यह पहली बार है एक जवान लड़के की माँ इस तरह के काम किया करती है। मेरे पति बदनामी के डर से अपनी जान ले लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास सास के सामने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वह तो मेरा भाई है, उसे किसी ने गलत डकैती केस में फंसाया था, इसी वजह से वह पुलिस से छुपकर उस घर में बैठा हुआ था और उसे खाना देने जाती हूँ। मैंने मजबूरी से तुम्हें कुछ झूठ बोली थी और तुम क्या सोचोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का नाम वाली बात की थी। मेरी सास झूठ पे झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलिए, रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है, वह आदमी आपका भाई नहीं। वक्त आने पर ज़माने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथों से निवाले बनाकर नहीं खिलाती है। इस बात की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती है और वह आपका भाई नहीं, यह बात मुझे मालूम है। इतनी कम अक्ल की नहीं हूँ मैं समझ ना सकूँ दो भाई बहनों के बीच कैसा रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, यह बात आपकी सही है, लेकिन वह आपका भाई नहीं, आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन पर सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा, किसका फ़ोन आया है? क्या हो गया? मेरा बेटा तो ठीक है ना, बताओ ना, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? बताओ मुझे किसका फ़ोन था? मैंने सास से कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास कह रही थी, मुझसे पूछ रही थी, किसका फ़ोन आया? क्यों रो रही हो? यकीनन वह परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बात करती। फ़ोन उस अस्पताल से आया था जहां मैंने अपनी सास का टेस्ट कराए थे। वह आदमी मुझसे कह रहा था कि मुझे एक नाम होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास गई और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह एक शादीशुदा जोड़े की है और एक जैसे नाम की वजह से रिपोर्ट में गड़बड़ हो गई।
जो सास के नाम की रिपोर्ट वह गर्भवती भी है। आपके सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास की फेफड़ों का कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं इतनी देर से किसके किरदार पर उंगली उठा रही थी। उसके पास तो ज़िंदगी का वक्त भी कम बचा था। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफ़ी मांगती। आखिर मैं दरवाज़ा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी और उनसे सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई और उनकी आँखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वह शख्स वाक़ई ही मेरी सास का भाई था, जो पुलिस के डर से छुपा हुआ था। एक छोटी-सी गलतफ़हमी से सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं उनको इतना कुछ कहा था, मुझे उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और अस्पताल वालों से कहना चाहिए था, आपकी रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है, लेकिन इसके बजाय मैंने यह सब कुछ करती रही। मेरी आंखें बंद करके हर वक्त सास पर भरोसा कर लिया होता। काश कि मैं एक पल भी सोचती कि रिपोर्ट गलत हो सकती है। मुझे भी यह बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि आने वाली पहली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।